ठंड में अमीर गरीब की छत। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे पिता की गलतियों की सजा हम सबको भुगतनी पड़ रही है। अब हमारे पास कोई छत नहीं बची। माँ, क्या हमें अब बाहर ही रहना पड़ेगा? पता नहीं बेटा, हमें अब भगवान पर ही भरोसा करना होगा। अंकित हताश होकर अपने घर में बैठा है। राधिका चाय का कप हाथ में लेकर उसके पास आती है। दोनों के चेहरे पर चिंता के भाव हैं। राधिका, इतनी कोशिशें की लेकिन ये नौकरी भी हाथ से चली गई। अब समझ नहीं आता क्या करे। कोई बात नहीं अंकित, तुमने पूरी मेहनत की, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर रहा हो। मुझे लगता है क्यों ना मैं तुम्हारी नौकरी की बात अपने पिताजी की कंपनी में कर लेती हूँ। उनकी खुद की इतनी बड़ी कंपनी है तो तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की क्या जरूरत है? नहीं राधिका, मैं तुम्हारे पिताजी से मदद नहीं लेना चाहता। देखो, इसमें मुझे बहुत अपमानित फील होगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे शादी अपने बलबूते पर की है। ये सुनकर राधिका थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना हम गांव चले। वहां तुम कुछ काम कर लेना। वहां तुम्हारे बड़े भैया हैं, भाभी हैं, परिवार एक साथ रहेगा तो परेशानियां कम हो जाएंगी। हाँ, शायद भैया के पास रहने से थोड़ी राहत मिले, वहां खर्च भी कम होगा। ठीक है, हम गांव चलेंगे, यही सही रहेगा। शहर से अंकित और राधिका दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में अखिलेश अपने बड़े घर के आंगन में बैठा है। उसके पास उसकी 5 बेटियां खेल रही हैं। तभी अंकित और राधिका वहां आते हैं। अखिलेश उन्हें देखता है और धीरे से मुस्कुराता है, पर आंखों में एक हल्की चुभन भी है। अरे अंकित, राधिका, शहर छोड़कर इधर कैसे आना हुआ? भैया, नौकरी छूट गई। सोचा कुछ दिन आप लोगों के साथ बिताएं, फिर देखेंगे क्या करना है। हाँ, समझा। अब अपने हिस्से की दावेदारी करने आ गए। हाँ, अच्छा, ठीक है, हमारे पास जगह है, तुम्हारा स्वागत है। शहर के ठाट बाट छोड़कर यहाँ गांव में कैसे मन लगेगा देवर और देवरानी जी का? हमें बस कुछ दिनों का सहारा चाहिए दीदी, फिर आगे की योजना बनाएंगे कि आगे क्या करना है। अखिलेश की बेटियां अंकित और राधिका से मिलती हैं। दोनों भाइयों के परिवार एक साथ हंसी मजाक करते हैं, लेकिन अखिलेश की आंखों में हल्की जलन है। रात का समय है। दोनों पति पत्नी घर के आंगन में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अंकित और राधिका तो यहीं जमने का सोच रहे हैं। शायद ये भी तो हो सकता है कि वो अपने हिस्से का घर मांग लें और इस घर का बंटवारा हो जाए। बिल्कुल नहीं, मैंने ये घर अपने दम पर खड़ा किया है। यहाँ सब कुछ मेरा है, मैं किसी और को इसमें दखल नहीं देने दूंगा। लेकिन उन्हें किसी न किसी बहाने से यहाँ से निकालना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। कल ही मैं इन्हें समझा दूंगा कि ये घर सिर्फ मेरा है। अखिलेश और अंकित आंगन में बैठे हैं। अखिलेश बातों ही बातों में अपनी योजना सामने रखता है। अंकित, तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है। तुम्हें पता है इतने बड़े घर का खर्चा कितना होता है? तुम जानते हो परिवार की जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। भैया, मैं यहाँ किसी हिस्से का हकदार बनने नहीं आया हूँ, बस कुछ दिन सहारा चाहिए था। लेकिन यहाँ सब कुछ मेरे नाम पर है। मुझे लगा ये तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। क्यों ना तुम गांव में कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। हाँ, जैसा आप ठीक समझे भैया, मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगा। ठंड की कड़ाके की रात है। अंकित और राधिका एक बिस्तर और कुछ कपड़े लेकर सड़क पर बैठे हैं। ठंड के कारण उनके चेहरे पर तकलीफ और चिंता के भाव हैं। ऊपर से ठंड में उनके सर पर कोई छत भी नहीं है। क्या अब हमारे पास कोई छत नहीं रहेगी अंकित? कहाँ रहेंगे हम लोग? नहीं राधिका, चिंता मत करो, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही भाई के घर से यूं बाहर निकलना पड़ेगा। हालांकि वो घर मेरा भी है, फिर भी उस घर की छत नहीं मिली मुझे। हमारे पास तो किसी से मदद मांगने की भी स्थिति नहीं है। ठंड में कहाँ जाएं? कहाँ किससे मदद मांगे? हम इस मुसीबत का सामना साथ में करेंगे राधिका। मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। इस तरह अंकित बहुत लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिर में खुद ही मेहनत करके वह अपने लिए किराए का मकान लेता है और उसमें रहने लगता है। अब समय बीतता है और अंकित के हालात सुधरते हैं, तो उधर दूसरी तरफ अखिलेश जुए और शराब के चक्कर में पड़ जाता है। दिन ब दिन वह अपने खेत, जमीन और धन सब कुछ हारता जा रहा है। अखिलेश, क्या कर रहे हो? तुम्हारे कारण हमारी बेटियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अरे भाग्यवान, सब कुछ तुम्हारे पति का ही तो है। चिंता मत करो, किस्मत अपने साथ है।
लेकिन अखिलेश की जुए की लत बढ़ती जाती है और एक दिन वह सब कुछ हार बैठता है। आखिरकार शराब के कारण उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद कर्जदार उसके बड़े से घर पर कब्जा करके बैठ जाते हैं और घर को नीलाम करके अपना पैसा वसूल करते हैं। बेचारी कोमोलिका अपनी 5 बेटियों के साथ बेघर हो जाती है और उसके सर पर छत तक नहीं होती। कोमोलिका और उसकी 5 बेटियां घर के बाहर बैठी हैं, ठंड में कांप रही हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे पिता की गलतियों की सजा हम सबको भुगतनी पड़ रही है। अब हमारे पास कोई छत नहीं बची। माँ, क्या हमें अब बाहर ही रहना पड़ेगा? पता नहीं बेटा, हमें अब भगवान पर ही भरोसा करना होगा। कोमोलिका आसपास के लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। सारी रात ठंड में वह बाहर ही गुजारते हैं। माँ, बहुत ठंड पड़ रही है, हमें ही कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम लकड़ी और इधर उधर पड़े कचरे से अपने लिए तंबू ही बना ले। पन्नियाँ और थोड़ी से कपड़े छत में काम आ जाएंगे, लकड़ियों से थोड़ा सपोर्ट बन जाएगा। तुम सही कह रही हो, चलो हम ऐसे ही अपने लिए कुछ जुगाड़ बना लेते हैं। क्या पता इसी के चलते हमारे सर पर छत तो आ जाए। कोमोलिका अपनी 5 बेटियों के साथ मिलकर थोड़ी सी मेहनत करती है। इधर उधर से कचरा बीन कर और लकड़ियां इकट्ठी करके वह अपना तंबू तैयार करती है, जिसके चलते ठंड से बचने का उनका जुगाड़ तो बन जाता है, लेकिन बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे पिताजी तो मर गए और सब कुछ बर्बाद करके चले गए जुए में। उन्होंने सब कुछ हार दिया, ऊपर से अपने छोटे भाई को भी घर से निकाल दिया। किस मुंह से अब मैं उनसे मदद मांगू? गांव में भी कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। माँ, कोई बात नहीं, परेशानियां सबके ऊपर आती हैं, आज हमारे ऊपर है। चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है। अपनी बेटी की बात मानकर वो सो जाती है। 5 बेटी और कोमोलिका रात को गहरी नींद में होते हैं। ठंडी ठंडी तेज हवाओं के चलते अचानक से तूफान चलने लगता है, जिससे उनका तंबू उड़ जाता है और फिर से वह बिना छत के हो जाते हैं। सारी रात वह परेशानियों का सामना करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठकर काटते हैं। हे भगवान, किसी को भेज दो हमारी मदद करने के लिए। अपने देवर से मैं मदद नहीं मांग सकती, उनसे मदद किस मुंह से मांगने जाऊं। आंधी तूफान चलने की वजह से कोमोलिका की छोटी बेटियों को बुखार हो जाता है। वह अंकित और राधिका के घर के सामने बड़े से पेड़ के नीचे अपनी 5 बेटियों के साथ बिना छत के बैठी होती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, अंकित और राधिका कोमोलिका और उसकी बेटियों की हालत देखकर चिंतित हो जाते हैं। देखो, ये सब हमारे अपने हैं, इनकी मदद करना हमारा फर्ज है। भले ही भैया ने हमारे साथ कैसा भी सलूक किया हो, पर हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। तुम सही कह रहे हो, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इन्हें हमारी जरूरत है। हम उनके अपने हैं, फिर भी इन्होंने हमसे मदद नहीं मांगी। अंकित और राधिका कोमोलिका और बेटियों को अपने घर में रहने के लिए बुलाते हैं। अंकित, मुझे माफ कर दो, हम लोग तुम्हारे साथ बुरा कर चुके हैं, फिर भी तुम यहाँ हमारी मदद करने के लिए आए हो। भाभी, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। परिवार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और वैसे भी आपने और आपकी बेटियों ने तो हमारे साथ कोई गलत नहीं किया। जो किया था भैया ने किया था, और अब भैया भी इस दुनिया में नहीं रहे। आप तो हमारा ही परिवार हो, लेकिन आपने सबसे मदद मांगी, हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी तुम्हारे सामने आने में। जो तुम्हारे भैया ने किया वो तो हम भोग ही रहे हैं। हमने तुमसे छत छीनी थी और अब देखो उनका परिवार छत के लिए कैसे बेघर हो गया है। आज हमारे सर पर ही छत नहीं है। उन्होंने जो किया बहुत गलत किया, उनके किए की गलती की भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं जेठानी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए। हम आपके अपने हैं, हम आपकी मदद करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। आज से पूरा परिवार एक साथ रहेगा। चलिए हमारे साथ घर में चलिए। अंकित और राधिका कोमोलिका के साथ 5 बेटियों को घर में ले आते हैं, जिसके बाद अब उनके सर पर छत आ जाती है। धीरे धीरे उनकी परेशानियां भी खत्म होने लगती हैं। अंकित अपनी जिम्मेदारी को समझता है और 5 बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए भी भेज देता है। ये देख कोमोलिका बहुत खुश होती है और अब वह अंकित राधिका के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे मोरी मैया, कितनी ठंड लग रही है। ठंड तो बड़ी जल्दी आ गई। अब मुझे कंबल चाहिए होगा। अरे ओ शालिनी, मानवी, राशि, मयूरी, प्रीति, अरे मुझे कुछ छोड़ने को दो। माँ जी, बहुत ठंड लग रही है, हमें उठाई नहीं बोलिए। नहीं, ऐसे क्या काम है? कंबल, रजाई कुछ तो दे दो मुझे, तूने ओढ़ा है। प्रीति बहू चल दे। तभी ठिठुरती हुई शालिनी कहती है, माँ जी, प्रीति को तो 2 दिन से बुखार आ रहा है, इसीलिए तो कंबल निकाला था। आप उसका कंबल मत लीजिए, कोई चादर ओढ़ लीजिए आज के लिए।
नहीं, मुझे कंबल ही चाहिए। चद्दर ओढ़नी है तो उसको उड़ा दो। कहीं मैं बीमार हो गई तो मुझे दवाई भी नहीं करवाओगे तुम लोग। फिर मजबूरन शालिनी प्रीति का कंबल उठाकर सास को दे देती है और खुद डबल चद्दर निकालकर प्रीति को उड़ा देती है। सुबह हो जाती है। अरे बाप रे, कितनी ठंड बढ़ गई है। अभी तो दिसंबर भी नहीं आया और मेरा हाल बुरा हो रहा है। अरे ओ महारानियों, जरा मेरे लिए चाय बना दो। और हाँ, मैं गर्म पानी से नहाऊंगी तो मेरे लिए गर्म पानी कर देना। आज उनको पैसे मिल जाएंगे तो हीटर मंगवा लूंगी। लेकिन माँ जी, लकड़ी तो जरा सी है, या तो अभी चाय बन सकती है या फिर सिर्फ पानी गर्म हो सकता है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे तो चाय भी गर्मा गर्म चाहिए और नहाने के लिए भी पानी गर्मा गर्म चाहिए। जाकर बाहर से लकड़ियाँ लेकर आओ और तुम दोनों यहाँ पर काम करो, एक झाड़ू पोंछा करो। पांचों की पांचों यहाँ बैठने के लिए अपने मायके से ससुराल में आई हो क्या? माँ जी, बाहर बहुत ठंड है, अभी जाने का मन नहीं कर रहा। आप दोपहर में नहा लेना, सभी का गर्म पानी आता है नलके में। बताऊं तुम दोनों को, चुपचाप से ना बाहर जाकर लकड़ियाँ लेकर आ जाओ, चाहे ठंड लगे या गर्मी या बरसात। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। माँ जी, थोड़ा तो हमारे बारे में सोचा करो। तुम लोगों के बारे में सोचने लगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। बहुत सोच लिया परिवार के बारे में, बहुओं के बारे में। अब मैं अपने मन की चलाऊंगी। मजबूरन दोनों बहू को घर से बाहर जाकर ठिठुरते हुए लकड़ियां लानी पड़ती हैं और एक बहू चूल्हे पर चाय बनाती है, बाकी की दो घर की सफाई करती हैं। इतने में बेटे जग जाते हैं। अरे हमारे काम पर जाने का समय हो रहा है, जल्दी से हमें भी चाय नाश्ता लगा दो। इस ठंड में तो अब चाय ही सहारा दे सकती है काम करने के लिए। हाँ, हर रोज अदरक तुलसी की चाय बनाया करो जिससे सब लोग ठीक रहें। जी, आप आज घर में पैसे लाने वाले हैं ना? बहुत ठंड लगती है तो एक रजाई भी खरीद कर ले आना और साथ में सब्जी भी। ठीक है, देखते हैं, ले आऊंगा सही मिली तो। जिससे पिछले महीने पैसे मांगे थे उसे पैसे भी लौटाने हैं। मेरे बिना मर्जी के तुम पांचों में से कोई पैसे खर्च नहीं करेगा, समझ आई बात? पहले सारे पैसे लाकर मुझे हाथ में देना और रात को जो रजाई लाओ वो भी मुझे देना। पर माँ। पर क्या? मैं रेशमा हूँ, रेशमा, तुम सबकी माँ। मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिलना चाहिए इस घर में। जी माँ। ये कहकर पांचों बेटे चाय पीकर काम पर चले जाते हैं। दोनों छोटी बहुएं भी ठंड में परेशान होकर घर पर आती हैं। खुद तो सास गर्म पानी से नहाती है और जब मयूरी गर्म पानी करने के लिए एक और पतीले चूल्हे पर रखती है तो सास हाथ पकड़कर बहू को खड़ा कर देती है। ये क्या कर रही है तू? मुझे तो तुम बड़ा मशवरा सलाह दे रही थी कि माँ जी, जमीन के पानी से नहाना गर्म पानी आता है और अब खुद गर्म पानी से नहाने चली हो चूल्हे पर। खबरदार, जो कोई अलग से गर्म पानी करके नहाया तो। माँ जी, आप इतनी खड़ूस मेरा मतलब कितनी खूबसूरत है। आप चूल्हे वाले पानी से नहाती हैं तो ठीक है, हम उसी से नहा लेंगे। मानवी बहू, सब समझती हूँ मैं। तू मुझे खड़ूस कहना चाहती थी ना? हाँ, मैं हूँ तुम्हारी खड़ूस घमंडी सास और ऐसा ही करूंगी तुम लोगों के साथ। मानवी चुपचाप वहां से पतीला ले जाती है। फिर पांचों बहू को कपड़े बर्तन ठंडे पानी से धोना पड़ता है और नहाती भी ठंडे पानी से हैं। फिर दोपहर को हल्की सी धूप में बैठे हुए कहती हैं, शुक्र है धूप आ गई। माँ जी ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। सच में वो बहुत घमंडी है। जब से ठंड आई है तब से तो और ऐसा कर रही है हमारे साथ। सही बोले राशि तूने। एक तो हम इतने गरीब हैं कि हम अपने पति से कहकर रॉड भी नहीं खरीदवा सकते। आज अगर वो पैसे लेकर आए तो माँ जी ही सारे पैसे रख लेंगी। वही तो। पांचों बहू अपनी बातों में लगी होती हैं। रात को पांचों के पति आ जाते हैं और उनके आते ही रेशमा अपने बेटों से सारे पैसे छीन लेती है और उनकी रजाई भी खुद ले लेती है। माँ, कुछ तो पैसे दे दीजिए, घर में राशन भी लाना है, सब्जी भी लानी है, थोड़े से पैसे छोड़ दीजिए। हाँ माँ, अगर आपको ये रजाई लेनी है तो ले लीजिए, कम से कम दूसरी रजाई के पैसे तो दे दीजिए। नहीं, ये पैसे मैं किसी को नहीं दूंगी। ये मैं जरूरत के वक्त के लिए निकालूंगी। तुम सबको जैसे अपना गुजारा चलाना है चला सकते हो और ये रजाई भी मैं ही ओढ़ूंगी। माँ जी, प्लीज ऐसा मत करिए ना। राशि बहू, मैंने तुझसे पूछा? बहुत बहस कर ली। अब मेरा बिस्तर लगा दो तुम लोग, बहुत ठंड लग रही है और खाना ला कर दो गर्मा गर्म। घमंडी सास के कहने पर पांचों बहू उसके लिए खाने की तैयारी करती हैं और जरा सी भी रोटी ठंडी हो जाने पर वापस दोबारा गर्म रोटी मंगवाती है। तब जाकर गर्म खाना सास खाती है और खुद गर्म रजाई में सोकर बहू बेटों को ठंड में मारती है। ऐसे ही महीना गुजर जाता है। जनवरी की कड़कती ठंड आ जाती है, लेकिन घमंडी सास का दिल अभी भी नहीं पिघलता। बेचारी बहुएं पुराने छेद वाले कंबल ओढ़कर ठंड में गुजारा कर रही थी। साथ ही उन्हें पैसों से मोहताज होना पड़ रहा था। गरीबी उनके खाने पीने, पहनने ओढ़ने हर चीज में आ रही थी। यदि वो गर्मा गर्म बाहर से मूंगफली या टिक्की भी खाने को लाती थी तो सास वो भी छीन कर खा लिया करती थी। और खाना बनाने के बाद खाना खाने बैठती थी तो सास ने एक बार उनके चूल्हे में पानी डाल दिया।
माँ जी आपने क्या किया? हमें ठंड लग रही थी और आपने चूल्हे को बुझा दिया। हमारे पास आपकी तरह रजाई नहीं है, कम से कम ऐसे ही हाथ सेकने देते। घमंडी और खड़ूस क्यों होती जा रही हैं आप? आपको हमारी जरा से भी परवाह नहीं है। हम रोज ठंडे पानी में काम करते हैं। नवंबर से जनवरी आ गई है, आपको ठंड का एहसास तो होगा ही। कितनी ठंड पड़ रही है, हाथ लाल हो जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, रात भर सिर करते रहते हैं। रात भर सिर करो या टिर करो, मुझे क्या, मैं तो घमंडी सास हूं ना तुम पांचों के लिए। माँ, अब आप हमारी पत्नियों के साथ ज्यादा ही जुल्म कर रही हैं। ये मत भूलिए आपकी पांचों बहुएं ही दिन रात आपके एक आवाज पर काम करती हैं, चाहे ठंड हो जाए गर्मी। हाँ माँ, थोड़ा तो इन्हें समझिए। बहुत जोरों के गुलाम बन रहे हो ना तुम पांचों के पांचों। बहुत फिक्र हो रही है, मैं तो बहुत अत्याचार करती हूँ, घमंडी हूँ। ऐसा करो, तुम पांचों के पांचों अपनी पत्नी के साथ इस घर से बाहर चले जाओ। 2 दिन में ही तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जाओ मेरे घर से बाहर। माँ जी आप इतने गुस्से में हैं इस वक्त, और हमारी वजह से अपने बेटों से गुस्सा मत होइए। चुप करो, तुम पांचों ने तो मेरे बेटों को बस में कर लिया है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जा सकते हो तुम लोग यहाँ से। ये सुन पांचों पति अपनी पत्नियों का हाथ पकड़कर घर से बाहर चद्दर को ओढ़े हुए ठिठुर कर बाहर आते हैं। बहुत ठंडी हवाएं चल रही है मीर जी, आप सबने बाहर आने के लिए क्यों बोला? हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? जो भी हुआ सही हुआ है मानवी, तुम फिक्र मत करो। हाँ, तुम पांचों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ को बहुत घमंड हो गया है, उनका ये घमंड बेहद जल्दी टूटेगा। उन्हें तुम पांचों का एहसास नहीं है और तुम्हारे बारे में इतना भी नहीं सोचती कि इतनी ठंड में तुम कैसे काम करती होगी। अब खुद अकेली रहेंगी 2 दिन तो सब पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए हम किसी मंदिर चलते हैं, वैसे भी रात भर माता रानी का जागरण हो रहा है। अरे हाँ भैया, ये बातों में भूल गया था, और आपने जो भी माँ के बारे में बोला है बिल्कुल ठीक कहा है। माँ को खुद अकल आ जाएगी। लेकिन हमें माँ जी की बहुत फिक्र हो रही है। तुम लोग अब फिक्र नहीं करते हो माँ की? तभी पांचों पति पत्नी एक मंदिर में हो रहे जागरण के बीच बैठ जाते हैं। वही सास अकेले खाना बनाकर खा रही होती है तो ठंड से उंगली कांपने लगती है और हाथ भी जल जाता है। मेरा हाथ जल गया, दैया रे दैया। मानवी बहू, अरे वो कमबख्त पांचों बहू तो अब है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। खाना खाने के बाद खुद ठंडे पानी में जब बर्तन धोती है और परेशान होती है तो रात के सोते समय खिड़की टूट जाने पर बाहर की ठंडी हवा घर में घुसती है, जिससे रेशमा कांपने लगती है। रात भर परेशान होती और दिन में बुखार में उठा नहीं जाता। पांचों बहू बेटे का दिल नहीं मानता। जब वो घर वापस आते हैं तो रेशमा को बहुत बुरी हालत में पाते हैं। माँ जी आप, हे भगवान, माँ जी तो बहुत कांप रही हैं और उन्हें बुखार भी हो गया है। ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये भगवान, खिड़की टूट रही है इसीलिए सारी हवा घर के अंदर आ रही है और माँ जी को जोड़ों का दर्द शुरू हो गया होगा। बहू बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे खुद पर बहुत घमंड था और अब मेरा घमंड टूट चुका है। तुम पांचों के बिना मुझे पता चल गया है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। भगवान जाने तुम पांचों कैसे ठंडे पानी में काम करती होगी और नहाती भी होगी। मैंने तुम्हें न रजाई दी, न गर्म पानी करने को दिया, और खाना भी ठंडा सूखा पापड़ जैसा खाना देती थी। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, माफी की कोई बात नहीं, आप बड़ी हैं हमसे। हाँ माँ जी, जो हुआ भूल जाइए। फिर अजीत किसी तरह खिड़की को बंद कर देता है और पांचों बहू आंच जलाकर अपनी सास की सेवा करती हैं। इसके बाद सास धीरे धीरे ठीक होने लगती है और ठंड में वो अपनी बहू का भी बराबर ख्याल रखती है, जिसके बाद अब सब लोग खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही क्या आप भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड ऐसे ही किसी खड़ूस सास को जानते हैं जो अपनी बहू पर अत्याचार करती हो? तो हमें ये भी बताइए।